मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हमने भारत का राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा की। इसके बाद भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, जिसको कि हम अभी रोक रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। और इन मौलिक अधिकारों में भी पर्टिकुलर हम समानता के अधिकार की बात आज करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा है। इसलिए भाग 3 मौलिक अधिकारों को हम गंभीरता से लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। यहाँ पे सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों में अंतर क्या है। जैसा कि मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स जो हैं, मानव अधिकार मानव के मानव होने हेतु मिलते हैं। और मानव अधिकारों का जो क्षेत्र है, जो मानव अधिकारों की अवधारणा है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। क्योंकि एक बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है तो वह भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, वह एक मानव है। तो मानव अधिकारों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है और इनको किसी देश या किसी संविधान की सीमा में बांध के नहीं रखा जा सकता। किंतु आज जो हमारा विषय है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको कि कोई भी देश या देश का संविधान वहाँ के नागरिकों को प्रदान करता है। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स किसी भी देश या किसी देश का संविधान नागरिकों को प्रदान करता है मौलिक अधिकारों को। और मौलिक अधिकार का संरक्षण करने के लिए या मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी वही पर्टिकुलर देश या वहाँ का संविधान ही उसका संरक्षण भी करता है। तो मौलिक अधिकारों का जो क्षेत्र है वो मानव अधिकारों की तुलना में थोड़ा संकीर्ण है। तो ये तो थी मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं। आगे देखते हैं कि जैसा कि आज हमारा विषय मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3, और उसमें भी समानता का अधिकार की हम बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 को, जो कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और नागरिकों की दृष्टि से भी, और क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, तो इसलिए भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 12 से 35 तक के भाग को, हिस्से को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्योंकि ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया, यहाँ पे हम थोड़ा सा इतिहास की ओर रुख करेंगे। जो ये मैग्ना कार्टा शब्द है वो ब्रिटेन देश से आया है और वहाँ के संविधान से आया है। क्योंकि आज से कई साल पहले लगभग 1215 में ब्रिटेन में 1215 में ब्रिटेन में वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने नागरिकों को, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की जनता को जो अधिकार पत्र सौंपे थे, या जो दस्तावेज, जिन दस्तावेज के अंदर जो अधिकार पत्र सौंपे थे ब्रिटेन के राजा ने, उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो चूंकि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसका सीधा सीधा आंसर है कि चूंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को
संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये शब्द जो है ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से हमने ले रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाग 3, जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। और इसमें से सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। किंतु समानता के अधिकार को जानने से पहले हमें 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद उससे पहले आते हैं, जिनका जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात आती है अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, जो कि राज्य शब्द को परिभाषित करता है, राज्य या स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। ये राज्य शब्द वह नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं, ये वह राज्य नहीं है या वह स्टेट नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं, बल्कि ये राज्य ऐसा शब्द है जो कि भारतीय सरकारों या संघ सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या भारतीय संविधान हो या विधि हो, तो यह राज्य वह शब्द है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी संस्थाओं को जो सरकार से सहयोग प्राप्त करती हैं वो राज्य शब्द है। कहने का तात्पर्य यह है, इस राज्य के अंतर्गत सरकार से सहयोग प्राप्त हुए सभी संस्थाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों से सहयोग प्राप्त करती हैं या सरकारों से संबद्ध रहती हैं। वे सभी जो संस्थाएं हैं वह इस राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसी राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 हमारा करता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये राज्य, क्योंकि मैंने बताया कि राज्य शब्द सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं जो सरकार से सहयोग प्राप्त करती हैं उनको परिभाषित करने के लिए राज्य शब्द अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है या निहित है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले भारत के विधि आयोग ने एक प्रपत्र लिखा बीसीसीआई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इसको भारत का विधि आयोग एक पत्र लिखता है, एक प्रपत्र इसको भेजता है और उसमें लिखता है कि बीसीसीआई के लिए सूचना का अधिकार मांगता है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है बीसीसीआई से भारत का विधि आयोग मांगता है। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई जो है अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के साथ या गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है और यह भी इस राज्य के अंतर्गत आती है। और इस राज्य के अंतर्गत क्या आता है? जो भी सरकारी अर्ध सरकारी जो संस्थाएं हैं राज्य से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे सरकार जो सहयोग प्राप्त करती हैं वे सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इस राज्य ये जो अनुच्छेद 12 है या भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है वो हमेशा निगेटिव है, यानी कि निषेधात्मक है। यहाँ पे निषेधात्मक का अर्थ है कि क्योंकि भारत के मौलिक अधिकारों में अधिकांश शब्द नहीं की बात करते हैं। नहीं का मतलब यह है कि राज्य किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी की भी संपत्ति को नहीं छीनेगा या राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब ये जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति है या इनका जो नेचर है वो कहने का मतलब है निषेधात्मक है, नेगेटिव है। और अनुच्छेद 12 में इस राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या बात निहित है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? क्योंकि आज का हमारा विषय है समानता का अधिकार और आप जानते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है, उससे पहले, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ये तो बात होगी अनुच्छेद 12 की। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या निहित है। अनुच्छेद 13 किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 13 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यदि मुझसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में या भारतीय संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा अनुच्छेद 13, क्योंकि अनुच्छेद 13 ही वह अनुच्छेद है जो भारत की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात यह अनुच्छेद करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके लिए कई सारे शब्द हैं और अंग्रेजी में इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन
कई बार इसकी परिभाषा पूछने को भी आ जाती है और यह कहाँ उल्लेखित है कहाँ निहित है, इस पे भी प्रश्न बनता है। तो अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत की न्यायपालिका को देता है। अनुच्छेद 13 में यह उल्लेखित है। चूंकि न्यायिक पुनरावलोकन को न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है और भारत में जो कि विधि का शासन है या कानून का शासन है, विधि से ऊपर कोई नहीं, कानून के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। तो यदि भारत के किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों का राज्य हनन करता है या मौलिक अधिकारों को रोकने की बात करता है या उनको संकुचित करने की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 भारत की न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सके, यानी कि उसकी समीक्षा कर सके, यानी कि उसके ऊपर निर्णय ले सके। और यह भी अधिकार देता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के बाद जो विधि बनाई गई है या जो कानून बनाया गया है, चाहे वो संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा या अध्यादेश के द्वारा, उस न्यायिक पुनरावलोकन के बाद उस कानून को भी यह पूरी तरह से खारिज करने का अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 13 भारतीय न्यायपालिका को सौंपता है। तो अनुच्छेद 13 पहली चीज की न्यायिक पुनरावलोकन की बात यहाँ पर हो रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक और है कि अनुच्छेद 13 ही वह अनुच्छेद है जो विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि का मतलब लॉ शब्द को परिभाषित करता है। क्योंकि भारत में जो विधि है या लॉ है या हम कानून जिसको कहते हैं, तो ये विधि शब्द आपको जानकारी होगी कि इंग्लैंड में विधि का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में जो अलिखित या मौखिक संविधान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द विधि का शासन है। तो इस विधि को अनुच्छेद 13 में इस विधि को भारतीय संविधान में भी इंग्लैंड के संविधान से ले रखा है। क्योंकि इंग्लैंड में विधि का शासन बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इंग्लैंड के संविधान की, विधि का शासन। इस विधि से ऊपर इंग्लैंड में कोई भी नहीं होता और इस विधि के शासन को रूल ऑफ लॉ भी वहाँ पे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। और इस विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ को एक इंग्लैंड के विद्वान हुआ करते थे, डाइसी की विचारधारा या डाइसी ने इस विधि के शासन को इंग्लैंड में दिया है। तो इंग्लैंड में विधि का शासन वहाँ के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, रूल ऑफ लॉ, जिसको कि डाइसी ने इंग्लैंड के संविधान को दिया है। तो इसी इंग्लैंड के संविधान से हमने अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द लिया है, जो विधि की परिभाषा बतलाई है, तो इसी इंग्लैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। तो विधि या कानून का शासन, तो इस विधि को परिभाषित करता है अनुच्छेद 13। और साथ ही साथ ये विधि कौन सी वाली विधि की बात हो रही है यहाँ पे, विधि का मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि आपको जानकारी होगी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश होता है। यानी कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो ये विधि के शासन की बात हो रही है। तो ये विधि, किस विधि की बात अनुच्छेद 13 करता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि भारत के संविधान लागू होने के बाद की जो विधि है उसको परिभाषित करता है। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान पूर्व की विधि या जो भी कानून बने हैं उनको परिभाषित करता है अनुच्छेद 13। और साथ ही साथ और संविधान के बाद की विधि, संविधान के लागू होने के बाद की विधि, संविधान के बाद की विधि, कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधि के अंतर्गत संविधान लागू होने से पूर्व के जो भी कानून और विधि बनी थी उनको भी अनुच्छेद 13 परिभाषित करता है। और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान के अंतर्गत जो भी कानून बनते हैं या विधि है उसको भी यह विधि लागू करती है। तो अनुच्छेद 13 में दो बातें निहित हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 में है और इसके अलावा विधि को भी परिभाषित अनुच्छेद 13 में किया गया है। और इस विधि के अंतर्गत राज्य जो है, राज्य में यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को संकुचित करने की बात होती है या कानून का शासन नहीं रहता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि को जो कि संविधान के अनुसार ना हो उसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 करता है। और उस बने हुए कानून को या अध्यादेश को समाप्त करने की या खारिज करने की भी शक्ति अनुच्छेद 13 में भारत की न्यायपालिका को दी है। चलिए, ये अनुच्छेद 13 की बात। अब देखते हैं कि जैसा कि हमारा आज का टॉपिक फिर से समानता का अधिकार, समानता का अधिकार शुरू होता है अनुच्छेद 14 से। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में
जैसा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात भारतीय संविधान करता है। अनुच्छेद 14 में क्या बात निहित है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है। तो अनुच्छेद 14 में एक बात तो ये निहित है कि विधि के समक्ष समानता, भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नज़र में समान है और सभी को एक समान समानता विधि द्वारा प्रदत्त है। तो कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, कोई भी नागरिक, वह सभी पूरा भारत के नागरिक जो हैं वो विधि के समक्ष समान है। एक बात तो विधि के समक्ष समानता की अनुच्छेद 14 करता है। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भी कहता है अनुच्छेद 14 कि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण की भी बात अनुच्छेद 14 करता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? विधि के समक्ष समानता, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो सीधी सी बात है कि विधि के समक्ष या कानून की नज़र में भारत के सभी नागरिक समान हैं। कानून की नज़र में कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। चूँकि कोर्ट में एक चित्र होता है और उस चित्र में काली पट्टी बंधी होती है, तो इसका अर्थ यह है कि कानून की विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है। ये लिया है हमने इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता जो शब्द है वो लिया है हमने इंग्लैंड के संविधान से। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द विधियों का समान संरक्षण। चूँकि विधि के समक्ष सब लोग समान नहीं हो सकते हैं, भेदभाव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बताऊं। सपोज दैट कि एक व्यक्ति होता है जो हैंडीकैप्ड है, वो पूरी तरह से विकलांग है, एक पैर उनका टूटा हुआ है, और उनसे कहा जाए कि आप 1 किलोमीटर को 1 मिनट में पूरा करके आओ, 1 किलोमीटर की दौड़ को 1 मिनट में पूरा करके आओ, और एक सामान्य आदमी से भी कहा जाए कि आप भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर को पूरा करके आओ, तो क्या दोनों समान है? नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो एक मिनट में 1 किलोमीटर को कभी दौड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो विधियों का समान संरक्षण है, यहाँ पे संरक्षण की बात करी है, तो कहने का तात्पर्य ये है ज़रूरतमंदों को, या चूँकि भारत में अनेक सारे वर्ग बने हैं, कैटेगरीज बनी हैं, एक सामान्य वर्ग है, एक फिजिकल हैंडीकैप्ड वर्ग है, एक बच्चों का वर्ग है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी समान नहीं हो सकते। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत क्षमताएँ हैं उनके हिसाब से भी संरक्षण की बात भारत का संविधान करता है। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समानता, विधि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, किंतु विधियों का समान संरक्षण ये भी बहुत महत्वपूर्ण या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संविधान की है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग वर्ग बने हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए वर्ग बना है, सामान्य के लिए वर्ग बना है, किसी अन्य के लिए जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए वर्ग बना है, वृद्धों के लिए वर्ग बना है, और यही भारतीय संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विधियों का समान संरक्षण, क्योंकि विधि के समक्ष समानता हमने इंग्लैंड से लिया है और विधियों का समान संरक्षण हमने USA के संविधान से लिया है। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 में दो बातें, ये विधि के समक्ष समानता हमने इंग्लैंड से लिया है और विधियों का समान संरक्षण हमने USA या अमेरिका से लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में दो बातें निहित हैं, और अब अनुच्छेद 15 को देखते हैं। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 यहाँ पे 5 वर्गों की बात करता है, 5 कैटेगरीज की बात करता है। क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण ये कैटेगरीज हैं। 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान। तो ये 5 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 शब्दों का उल्लेख अनुच्छेद 15 करता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से या किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव भारत के संविधान में नहीं किया जाएगा, और ये बात अनुच्छेद 15 में निहित है। इसके अलावा क्या कहता है? ये क्लॉज फर्स्ट है, 15 का क्लॉज फर्स्ट है। क्लॉज सेकंड में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 का सेकंड क्लॉज कहता है कि सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, नलकूपों, खेल के मैदानों, पार्कों आदि में किसी के जाने की रोक टोक का पूरी तरह से क्या किया गया है?
वंचित पूरी तरह से किसी की भी रोक टोक नहीं की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। तो कहीं ना कहीं जो इसका जो उद्देश्य है वो समानता के अधिकार की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज सेकंड कहता है कि किसी भी नागरिक से सार्वजनिक स्थानों पर या तालाबों, नलकूपों, पार्कों या ऐसे किसी स्थल पर कोई जाने की मनाही किसी से भी नहीं की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 15 का धारा 2 में निहित है। इसके बाद आती है बात अनुच्छेद 15 थर्ड की, अनुच्छेद 15 3 की। अनुच्छेद 15 3 क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि एक तरफ अनुच्छेद 14 15 समानता की बात हो रही है, किंतु अनुच्छेद 15 कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात अनुच्छेद 15 3 में की गई है। कहने का मतलब यह है कि ज़रूरतमंदों को विशेष प्रावधान की बात अनुच्छेद 15 करता है। इसमें महिला एवं बच्चों को शामिल किया गया है। महिला एवं बच्चे, इनके विशेष प्रबंध की ज़रूरतमंद का मतलब यह है कि विशेष परिस्थिति में अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 की धारा 3 में यह बात निहित है, महिला एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यदि राज्य को ऐसा लगता है तो वह महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चलिए देखते हैं आगे कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 बहुत ही महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 15 का नेक्स्ट अनुच्छेद 15 और इसकी जो धारा 4 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 की धारा 4, इसमें अनुच्छेद 15 जो अभी इससे पहले मैंने बात करी कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों हेतु शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 करता है। तो शैक्षणिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 करता है। और यहाँ पे बात क्या निहित है, शैक्षणिक आरक्षण की बात किसके लिए है, SC ST एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो अनुच्छेद 4 शैक्षणिक आरक्षण की बात कर रहा है कि SC ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो सामान्य कैटेगरी के शैक्षणिक संस्थान है उस पर आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 कर रहा है। आपने देखा होगा कि विद्यालयों में या कॉलेजों में SC ST के लिए अलग मेरिट बनती है और सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की बात अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 कर रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 15 का की धारा 5 ये क्या कहती है, ये कहती है, इसके पीछे एक थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। जो शैक्षणिक आरक्षण है ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि शैक्षणिक आरक्षण की बात 1951 में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। तब जाकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 की धारा 4 को जोड़ा गया और SC ST सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई। तो इसके एवज में चूँकि भारत के संविधान निर्माताओं ने उच्च शैक्षणिक संस्थान या जो हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल लेवल पर होते हैं उन पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। तो जब 1951 में ये सामान्य तरह के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात हुई थी, तो अभी 2006 में अनुच्छेद 15 का जो धारा 5 है, ये बात है 2006 की, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और एम्स में एक आंदोलन होता है और वहाँ पे भी यही कैटेगरी SC ST सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो हैं एम्स में जाकर के आंदोलन करते हैं और उनका कहना होता है कि जो नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी आरक्षण की बात होनी चाहिए। तो 2006 में भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संसद ये प्रावधान करती है और अनुच्छेद 15 में एक और धारा जोड़ती है कि 2000 की अनुच्छेद 15 की धारा 5 जोड़ती है और इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। तो ये जो ये संशोधन होता है ये 2006 में ये नया एक अनुच्छेद 15 का की धारा 5 जोड़ी जाती है 2006 में और यहाँ पे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में SC ST और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात
अनुच्छेद 15 का 5 धारा 5 करती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अनुच्छेद 15 का की धारा 4 में सामान्य तरह के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात है, तो अनुच्छेद 15 का की धारा 5 में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की है। तो ये चूंकि पहले संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया और ये 93वां संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया 2006 में। 93 अमेंडमेंट जो हुआ था 2006 में, उसके बाद ये 15(5) जोड़ा गया है। तो ये थी अनुच्छेद 15 की बात। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार की बात हो रही है और अनुच्छेद 16 में क्या बात निहित है? अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में समानता का अवसर, नौकरी में अवसर की समानता। नौकरी में अवसर की समानता। अभी हमने देखा अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की भी बात होती थी और मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 में जो 16 अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि नौकरी में अवसर की समानता, ये बात उल्लेखित है कि नौकरी में अवसर की समानता भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की नौकरी में समानता की अवसर की समानता की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें जो अभी हमने इससे पहले 5 वर्ग को पढ़ा था या 5 शब्दों को पढ़ा था, उसमें 2 और शब्द यहाँ पे जोड़े गए हैं। ये वहाँ पे हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ये 5 शब्द हमने अनुच्छेद 15 में भी पढ़े थे, किंतु यहाँ पे 2 और शब्दों को जोड़ा गया है। इसके बाद जन्म स्थान के बाद उद्भव मतलब ओरिजिन, उद्भव एवं निवास के आधार पर, एवं निवास। तो मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरी में अवसर की समानता होगी। या जो राज्य है या जो संविधान है वो मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। ये बात अनुच्छेद 16 में नौकरी में अवसर की समानता के तहत निहित है या उल्लेखित है। तो यहाँ पे 2 और कैटेगरी बढ़ जाती हैं कि उद्भव एवं निवास। तो एक तो बात रही अनुच्छेद 16 फर्स्ट पॉइंट की, यहाँ पे निवास और उद्भव को भी शामिल कर लिया गया है। और इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 3 ये क्या कहता है। अभी हमने सब क्लॉज फर्स्ट पढ़ा था 16 का, जिसमें निवास के आधार पर एवं उद्भव के आधार पर भी विभेद की बात नहीं की गई थी। अब यहाँ पर अनुच्छेद 16 का 3 जो कि अनुच्छेद 16 का फर्स्ट का अपवाद है। अनुच्छेद 16 फर्स्ट में निवास शब्द को भी लाया गया था, किंतु अनुच्छेद 16(3) जो है, अनुच्छेद 16 की धारा 3 जो है, यहाँ पे अनुच्छेद 16 फर्स्ट का अपवाद बन करके उभरती है। और अनुच्छेद 16(3) कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, निवास के आधार पर यदि राज्य चाहे तो वो विभेद कर सकता है। तो यहाँ पे निवास की बात हो रही है। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि इन 7 कैटेगरी के अलावा इन 7 कैटेगरी में राज्य जो है किसी भी नागरिक से विभेद नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा, किंतु अनुच्छेद 16 का 3 कहता है कि यदि राज्य को लगता है, यदि राज्य चाहे तो वह निवास के आधार पर वहाँ के नागरिकों के साथ विभेद कर सकता है या भेदभाव कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार को लगता है कि नौकरी आदि में वहाँ के स्थानीयों को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि उस पर्टिकुलर राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, तो ऐसा यदि राज्य चाहे तो वह ऐसा भेदभाव कर सकता है। किंतु इस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट की है, वो संसद की है, ना कि किसी राज्य के विधानमंडल की। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। एक तरफ अनुच्छेद 16 7 कैटेगरी बना के कहता है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किंतु अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 3 कहता है कि यदि राज्य को लगता है तो वह निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है और अपने पर्टिकुलर राज्य के स्थानीयों को प्राथमिकता नौकरी, पेशा आदि में दे सकता है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ समय पहले कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में धारा जे को जोड़ा गया है। कुछ समय पहले की बात है जब शायद 98th अमेंडमेंट हुआ था, 98वां संविधान संशोधन।
98वां संविधान संशोधन, जिसमें कर्नाटक राज्य को ये विशेष प्रावधान दिया गया और भारतीय संविधान में धारा 371 अनुच्छेद 371 जे को जोड़ा गया, अनुच्छेद 371 जे को जोड़ा गया और कर्नाटक के मुख्य राज्यपाल को ये विशेष प्रावधान दिया गया, कर्नाटक राज्य को ये विशेष प्रावधान दिया गया कि कर्नाटक जो बीदर का इलाका है, जो कर्नाटक और हैदराबाद के बीच का जो भाग है, यदि वहाँ पे स्थानीय निवास के आधार पर वहाँ पे कर्नाटक राज्य को विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 जे में किए गए हैं। तो कर्नाटक राज्य को विशेष प्रावधान किए गए हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए निवास के आधार पर नौकरी पेशा आदि में भेदभाव कर सकता है या ये अधिकार इनको प्रदत्त है। तो ये बात थी अनुच्छेद 16(3) की। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 धारा 4 ये क्या कहती है? ये कहती है कि नौकरी में समानता की बात यहाँ पर होती है। अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 कहता है कि नौकरी में सभी नागरिक समान हैं और जो इसकी एक कैटेगरी बना दी कि उपर्युक्त प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नौकरी आदि में यदि किसी वर्ग का उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उपयुक्त प्रतिनिधित्व यदि राज्य को लगता है या संविधान को लगता है या कि किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी वर्ग का या एक ऐसी कैटेगरी जिसका कि नौकरी पेशा आदि में सरकारी नौकरियों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे वर्ग के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 विशेष प्रावधान की बात करता है। यदि उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो विशेष प्रावधान की बात करता है और उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन की बात अनुच्छेद 16(4) करता है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण जो आयोग का गठन हुआ था, ये उपयुक्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है, इसकी गणना कौन करेगा? इसकी गणना के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 थोड़ा सा मैं भारतीय संविधान के अलग भाग में आपको ले जाना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 340 में एक आयोग के गठन की बात की है। आयोग, एक कमीशन के गठन की बात की है, आयोग का गठन, और इस गठन का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति जी को है। तो अनुच्छेद 16(4) उपयुक्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। यदि नहीं है तो ऐसे में उपयुक्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है इसकी गणना भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 340 जो है भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वह एक ऐसे आयोग का गठन करे जो ये जांच कर सके या ऐसी गणना कर सके कि नौकरी पेशा आदि में किस धर्म वर्ग को, किसी वर्ग का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। तो ऐसा आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। इसके लिए मैं और इतिहास में आपको ले जाना चाहूँगा कि ऐसे आयोगों का गठन भारत में सर्वप्रथम जो हुआ है वो हुआ था 1953। आपको शायद ध्यान हो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसे आयोग का गठन किया था जो कि 1953 में किया था। 1953 में एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति ने 1953 में किया था और इस आयोग को एक काम सौंपा था कि नौकरी पेशा आदि में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व है या नहीं है यह जांच करने के लिए। तो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बना था, किंतु ये किसी भी कारण से 1955 में 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, किंतु ये आयोग जो कि लागू नहीं हो पाया। इसके बाद फिर आगे कुछ साल और गुजरते हैं और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार भारत में होती है। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा एक और आयोग का गठन किया जाता है जिस आयोग का नाम है बीपी मंडल कमीशन, बीपी मंडल आयोग। ये कक्षा 11-12 की NCERT छात्राओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग। अभी कुछ समय पहले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे शायद उसमें भी बीपी मंडल आयोग के लिए लगभग 5 या 6 नंबर का प्रश्न आया था।
1978 में बीपी मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था और इस आयोग का काम भी वही था जो पिछले आयोग का था कि उपयुक्त या उचित प्रतिनिधित्व है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए ये बीपी मंडल जो है बिहार के एक बहुत महत्वपूर्ण एक नेता रहे थे। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनकी अध्यक्षता में 1978 में एक आयोग का गठन हुआ और 1979 में बीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। चूंकि 1979 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी से और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। किंतु आप जानते हैं 1980 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, वह गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। तो इसलिए बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो 1980 में लागू नहीं हो पाई। इसके बाद इसी बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, क्योंकि 1980 में इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, तो इसी बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को आगे जा करके अगस्त 1990 डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगस्त 1990 में बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को अगस्त 1990 में लागू किया। बीपी सिंह की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि भारत के 1990 में प्रधानमंत्री थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अगस्त 1990 में बीपी मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उनको भारतीय संविधान में लागू किया। संसद में प्रस्ताव पास करा करके भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और इन्हीं बीपी सिंह की सरकार के बाद 19 अगस्त 1990 में जो ओबीसी है, यानी कि अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी है, ओबीसी आरक्षण की बात और इनको 27% आरक्षण बीपी मंडल कमीशन के बाद दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में बीपी सिंह ने लागू किया 1990 में, और जिसमें कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की है। ये 1990 से लागू है। तो इस तरह से हमने देखा कि ओबीसी आरक्षण ये किसके तहत है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 की धारा 4 के अंतर्गत है कि अगर उचित प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा या नौकरी पेशा आदि में नहीं है तो ऐसे इसकी गणना के लिए, इसकी जांच के लिए राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और वो आयोग पहले जांच करेगा। और यही जो आपको 1990 की बात बताई, यहीं से एक जो क्रीमी लेयर है वो भी एक नया शब्द भारत की व्यवस्था में, राज व्यवस्था में जुड़ा है। क्रीमी लेयर का मतलब कि जो आरक्षण के बाद, जो रिजर्वेशन प्राप्त करने के बाद आगे सेवा में पहुंच जाते हैं या सरकारी सेवा या सरकारी नौकरी में पहुंच जाते हैं, तो उनको आरक्षण की कैटेगरी से हटा करके आरक्षण से मुक्त कर दिया जाता है और उसी को हमने क्रीमी लेयर, जो आरक्षण की श्रेणी से नीचे थे, जो ऐसे थे जिनका प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको हमने नौकरी, आरक्षण के थ्रू नौकरी पेशा आदि में उनको आगे भेज दिया गया। तो उनकी जांच की गई तो पता चला कि अब उनकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई है और उनकी कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है, तो उनको क्या कहा गया, क्रीमी लेयर का नाम दिया गया। तो 1990 के दशक में ये क्रीमी लेयर शब्द प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है, चूंकि सामान्य जाति को भी सरकार ने आर्थिक आरक्षण की घोषणा करी थी और बात ये हुई कि आगे जा करके जो ओबीसी के 27% आरक्षण और सामान्य जाति के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण वाला जो केस था वो कोई उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में ले गया और सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसको चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अभी हाल ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया चूंकि जो ओबीसी को 27% आरक्षण है वो जायज़ है, क्योंकि संविधान उसकी व्याख्या करता है और उचित प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में ओबीसी को 27% आरक्षण भारत सरकार देती है। किंतु सामान्य जाति को जो आरक्षण है वो इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि सामान्य जाति को आरक्षण मिलने का जो आधार आपने दिया है वो आर्थिक आधार है, जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भारत का संविधान नहीं करता है। भारत का संविधान केवल 2 बातों का जिक्र करता है, उचित प्रतिनिधित्व की बात करता है और दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की बात भारत का संविधान करता है। तो इसलिए सामान्य जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक शब्द की व्याख्या भारत का संविधान नहीं था, इसलिए उसको खारिज कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 17, जैसा कि समानता के अधिकार की बात हम कर रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, ये अनुच्छेद 17 है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत
का अंत या अस्पृश्यता का अंत। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि आज़ादी से पहले और उससे भी अगर और हम पीछे जाएं, चाहे वो मुग़लों का शासन हो या फिर अंग्रेज़ों का शासन हो, तो ये जो अस्पृश्यता जो है ये भयंकर सामाजिक बीमारी के रूप में एक बहुत बुरी स्थिति उस समय में रही थी। तो जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के तहत रखा, जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। अब इसी को जान लेने से केवल ये पूरा नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे कानून 1955 में एक अधिनियम बना है, जिसका आधार भी अनुच्छेद 17 है। फिर उसके बाद आगे जाकर के राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में एक और अधिनियम बनाया, उसका आधार भी अनुच्छेद 17 ही है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि और समानता के अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 जो कि उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 18 के तहत भारत के संविधान ने उपाधियों के अंत की बात करी है। कौन सी उपाधि? यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शैक्षणिक और सेना की जो उपाधियाँ हैं, शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियाँ मिलती हैं, चाहे वो डॉक्टरेट हो, चाहे डीलिट हो, चाहे एमफिल हो, उन उपाधियों को छोड़ करके और सेना में जो उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे जो सेना में उपाधियाँ मिलती हैं, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र आदि जो उपाधियाँ मिल रही होती हैं, इनको छोड़कर सेना एवं शैक्षणिक संस्थानों में उपाधियों के अतिरिक्त जो भी उपाधि हैं, उन उपाधियों का अंत भारत के संविधान ने अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया है, संविधान लागू होने के बाद से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपाधियाँ एक किस तरह की उपाधियों का अंत है। जैसे पहले आज़ादी से पहले सर की उपाधि, सर रविंद्रनाथ टैगोर, नाइटहुड की उपाधि, तो इन सारी उपाधियों का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 कर देता है। केवल सेना और शैक्षणिक क्षेत्र में जो उपाधियाँ मिलती हैं, उन्हें उनके अतिरिक्त जितनी भी उपाधियाँ हैं, उनको संविधान ने उनका अंत कर दिया है। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत के राष्ट्रपति से पूछे बिना भारत का कोई भी नागरिक दूसरे देश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भी अपने आप में एक विशेष बात है। भारत का कोई भी नागरिक यदि कोई दूसरा देश भारत के किसी नागरिक को वहाँ की उस पर्टिकुलर देश की उपाधि देना चाहता है, तो उसके लिए भी उस विशेष व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति लेनी पड़ेगी, तब जा कर के वह उस पर्टिकुलर देश की उपाधि को धारण कर सकता है। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात हमने की। मौलिक अधिकार चूँकि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक निहित है, और इसमें सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। उससे पहले अनुच्छेद 12 पे हमने चर्चा की, अनुच्छेद 13 पे हमने चर्चा की। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और विधि शब्द को भी परिभाषित करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अवसर की बात, यानी कि समानता के अधिकार की बात भारतीय संविधान करता है, जिसका हमने जिक्र किया। आशा करता हूँ कि आपको भली भांति और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, इसके वीडियो को लेकर के मैं जल्द आप लोगों के समक्ष हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए एक बार फिर से मेरा सभी को नमस्कार, धन्यवाद।